भूगोल विषय पढ़ाऊंगी। आज 18 तारीख है। विषय हमारा है भूगोल। हमारी क्लास 30 मिनट की है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? कोई भी बताए? बिल्कुल, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद तत्व जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो कौन कौन से हैं? बताइए, कोई भी बता सकता है, आप में से कोई भी बताइए। एनीवन? हवा, पृथ्वी, जल। गुड, वेरी गुड, आपने जो बताया सही बताया। हवा, जल, पृथ्वी के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? हवा, पृथ्वी, जल के समूह को, जैसा कि आपने बताया कि जीवन के लिए ये सब उपयोगी हैं, तो इनके समूह को क्या कहा जाता है? कोई भी बताए? बिल्कुल सही, आपने जो बताया जैवमंडल, बिल्कुल सही है। इसके समूह को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल, हमारा प्रकरण क्या है? जैवमंडल। हमारा प्रकरण है जैवमंडल। तो जैवमंडल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? कोई भी बताए? बिल्कुल सही, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब जैवमंडल में ही पाए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। तो आप लोग ये बताइए कि जैवमंडल का विस्तार, जैवमंडल की मोटाई, जैवमंडल की परिभाषा, कुछ भी बताइए। आप लोगों को कुछ पता है तो जैवमंडल के बारे में? कोई भी बता सकता है? चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैवमंडल वो होता है जो पृथ्वी के स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में जो जीव पाए जाते हैं वो जैवमंडल के ही अंतर्गत आते हैं, वो उतना जैवमंडल ही होता है। तो जैवमंडल का विस्तार, अब हम लोग जैवमंडल के विस्तार के बारे में बात करेंगे। जैवमंडल की मोटाई, जैवमंडल कितने किलोमीटर में है, कितना है, कैसे है, तो अब हम इसको बताएंगे। जैवमंडल की मोटाई 28 किलोमीटर है। जैवमंडल
की मोटाई 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर है। ठीक है, तो 28 किलोमीटर जैवमंडल की मोटाई 28 किलोमीटर है, जो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों को मिलाकर है। तो जैवमंडल के विस्तार के बारे में हम बात करें तो जैवमंडल जो है वो समुद्र तल से 11 किलोमीटर अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ है। समुद्र तल से समुद्र तल से 11 किमी 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर नीचे की तरफ है। और अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल से 17 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। स्थल मंडल में 17 किलोमीटर, स्थल मंडल में 17 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। अब जैवमंडल में कौन कौन से जीव होते हैं? जैवमंडल में सूक्ष्म जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे और आदि ऐसे जानवर भी हैं जो जैवमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब तो जैवमंडल की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि सर्वप्रथम जीवन का आरंभ कैसे हुआ। ये अब हम देख रहे हैं हमारे आस पड़ोस में कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितने सारे जानवर हैं, कितने सारे मनुष्य भी हैं, सब अलग अलग जातियों के हैं। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये एकाएक तो आया नहीं होगा, इतने सारे मनुष्य, इतने सारे पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर एकाएक तो उगे नहीं होंगे, एकाएक आए नहीं होंगे। तो अब हम ये बात करते हैं कि सर्वप्रथम जीवन का आरंभ कैसे हुआ। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ। तो सर्वप्रथम जीवन का आरंभ सागर से ही हुआ। सागर में अमीबा कोशिका, एक कोशिका है अमीबा, जिसका नाम अमीबा है। अमीबा कोशिका से जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवन का आरंभ समुद्र में अमीबा कोशिका से हुआ। अमीबा कोशिका से हुआ। अमीबा कोशिका जीव से जीवों का विकास हुआ। तो अब ये बात हो गई कि जीवन का आरंभ सर्वप्रथम समुद्र से, ये अमीबा कोशिका नामक जीव, ये तो क्लियर हो गया कि अमीबा कोशिका से जीवों की उत्पत्ति हुई। तो अब हम प्राणी जगत की बात करेंगे। प्राणी जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, प्राणी जगत क्या है। तो प्राणी जगत में कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछलियाँ आदि प्राणी जगत में आते हैं। वन्य जीव, अब हम वन्य जीव की बात करेंगे, ये भी जैवमंडल के ही भाग हैं। तो वन्य जीव की अब हम बात करेंगे तो वन्य जीव में जिन प्राणियों को हम पालते नहीं हैं, वे वन्य जीव की श्रेणी में आते हैं। वे वन्य जीव में रहते हैं। आर्द्रता और उष्ण जलवायु में अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि अब हाथी हो गया और शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब वन्य जीव में आते हैं। अब वन्य जीव में हाथी और शेर और वो बंदर, लंगूर, ये सब हो गए। तो सब ये अलग अलग जातियों के हैं। अगर हम देखेंगे तो ये सब अलग अलग हैं, एक जैसे ना ये दिखते हैं ना एक जैसे हैं, इनकी सबकी अलग अलग जातियाँ हैं। अगर हम बात करें, अब हम ये सोचेंगे कि ये जातियाँ अलग अलग हैं तो कितनी जातियाँ होती होंगी, कितने जीव इस पे रहते हैं हमारी पृथ्वी पे, हमारे जैव मंडल में कितनी जातियाँ हैं, कि कितने मनुष्य रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो सभी जीव, सबकी अलग अलग जातियाँ होती हैं। अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में 11 मिलियन से भी अधिक प्राणियों की जातियाँ पाई जाती हैं।
भी अधिक। विश्व तो बहुत बड़ा है, तो विश्व में 11 मिलियन से भी अधिक जीव पाए जाते हैं, जीव की प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में 11 मिलियन पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया विश्व स्तर की बात कि विश्व में 11 मिलियन से भी अधिक प्राणियों की जातियां पाई जाती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे भारत की, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो हमें भारत के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम भारत की बात करेंगे। भारत में 89,000 से भी अधिक जंगली जानवर, पक्षी ये पाए जाते हैं जो वन्यजीव में होते, जो वन्यजीव में रहते हैं, वन में रहते हैं, मतलब जो 89,000 से भी अधिक जानवर और पक्षी की जातियां पाई जाती हैं। अब हम स्थल में, अगर हम जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक जातियाँ भी उनकी भी अनेक जातियाँ होती हैं। वे 25,000 से भी अधिक उनकी भी जातियाँ पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया जैवमंडल। जैवमंडल के बारे में जैवमंडल के बारे में हम सब ने ये सब इतना कुछ पढ़ा। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, देखती हूँ आप लोगों ने कितना समझा, कितना जाना, वो कितना नोट किया। तो देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैवमंडल की मोटाई कितनी है। आप लोग बताएंगे जैवमंडल की मोटाई कितनी है, बताइए। गुड। जैवमंडल की मोटाई 28 किलोमीटर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जैवमंडल की मोटाई 28 किलोमीटर है, जो कि समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे की तरफ और 17 किलो स्थल मंडल से 17 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। तो अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सबसे पहले जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ। आप लोग अब बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो बताइए कि जीवन का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। गुड, सागर से हुआ। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सर्वप्रथम जीवन का आरंभ सागर में अमीबा कोशिका जंतु से हुआ। तो अब आप लोग ये बताइए कि वन्यजीव में जंतुओं के नाम बताइए। कौन कौन से जीव वन्यजीव में आते हैं, जंतु बताइए। कौन कौन से वो जानवर हैं जो वन में रहते हैं, जिन्हें हम पालतू नहीं बनाते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जिन्हें हम पालतू नहीं बनाते हैं वे वन्यजीव में आते हैं। तो वे कौन से जानवर हैं, नाम बताइए आप लोग। गुड। हाथी, चीता, हाँ, शेर, लंगूर, ये सब आदि। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि ठंडी प्रदेश में कैसे जानवर पाए जाते हैं। ठंडे प्रदेश में कैसे जानवर पाए जाते हैं। गुड, बिल्कुल सही। ठंडे प्रदेश में घने बालों वाले जानवर पाए जाते हैं, जैसे हो गया लोमड़ी, भालू, तेंदुआ, बिल्कुल, ये सब ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं।
तो चलिए अब आप लोग ये बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम बताते हैं। प्राणी प्राणी एवं पौधे परस्पर मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिक परितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र मैंने जैसे कि बताया, पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। जैविक जैविक अजैविक। जैविक अजैविक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से जीव हैं जो वो जैविक में आते हैं? जैविक में आते हैं, जैसे जैविक में वनस्पति हो गई, वनस्पति ये जैविक के अंतर्गत आती है। वनस्पति। उपभोक्ता, उपभोक्ता ये भी जैविक के ही अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता। पौधे, पौधे ये सिर्फ जैविक के अंतर्गत हैं। अब हम आते हैं अजैविक में। अजैविक में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे तापमान, तापमान तापमान हो गया, और जल हो गया, और प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, पहाड़ हो गया, पहाड़ ये सब अजैविक में आते हैं। तापमान, जल, प्रकाश, पहाड़ जिनका उपभोग किया जाता है, ये अजैविक में आते हैं। अब जैसे कि हमने कहा उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोग,
शाका शाकाहारी। दूसरा हो गया मांसाहारी। मांसाहारी। तीसरा हो गया सर्वाहारी। सर्वाहारी। तीसरा हो गया सर्वाहारी। तो हमने बताया उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी वे होते हैं जो शाकाहारी वे प्राणी होते हैं जो अपने भोजन में हरी साग सब्जियाँ और अनाज इसका सेवन करते हैं, वो शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य भी शाकाहारी होते हैं, कुछ जानवर भी शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हिरन हो गया, ये सब शाकाहारी की ही श्रेणी में आते हैं। अब हम आते हैं मांसाहारी पे। मांसाहारी में वे प्राणी आते हैं जो अपने भोजन में मांस का प्रयोग करते हैं, वे मांसाहारी में आते हैं, जैसे चीता हो गया, शेर हो गया। तो ये प्राणी मांसाहारी में आते हैं। और सर्वाहारी, अब हम बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु और प्राणी आते हैं। मांसाहारी में मनुष्य भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो मांस का उपयोग भी अपने भोजन में करते हैं, और खाद्य पदार्थ का भी, जैसे अनाज, साग सब्जियाँ, ये सब वो भी उपयोग करते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी क्या क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पादप जगत की। पादप जगत क्या है? ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पादप जगत आता है, जो प्राकृतिक वनस्पति, जैसे कि जो प्राकृतिक से ही खुद उगते हैं और खुद ही वो बड़े हो जाते हैं, जिनके बढ़ने में किसी का कोई योगदान नहीं होता है, वो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वन की। वन, वो जहाँ वृक्षों की अधिकता होती है उसे वन कहते हैं। जहाँ वन कहते हैं, वनों में घास, झाड़ियाँ, लताएं आदि वृक्ष, कई प्रकार के वृक्ष वन के ही अंतर्गत आते हैं, वन में ही पाए जाते हैं। अब हम वन की बात कर रहे हैं, तो वन कितने प्रकार के होते हैं? वन कई प्रकार के होते हैं। वन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सदाबहार वन और पतझड़ वन, कटीले वन, ये सब भी वन की श्रेणी में आते हैं। तो सदाबहार वन की अगर हम बात करें, तो ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। तो सदाबहार वन अमेजन घाटी दक्षिण अफ्रीका में जो है, अमेजन घाटी, जायरे की घाटी, ये अफ्रीका में ये वन ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा जहाँ होती है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और सदाबहार वन की खासियत ये होती है कि सदाबहार वन जो होते हैं वो अपने पत्तों को एक साथ नहीं झाड़ते हैं, वे अपने पत्तों को धीरे धीरे करके झाड़ते हैं, जिससे वे हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। वे हमेशा हरे भरे वो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। और इन सदाबहार वन में जो पेड़ होते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं, उनकी लंबाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। ये सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ में एक दूसरे की कंपेयर में बढ़ते जाते हैं। तो अब ये हमने तो बता दिया सदाबहार वन ये होते हैं। अब हम बताते हैं पतझड़ वन। सदाबहार वन में जैसे कि ये भी हो गया महोगनी का पेड़ भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबा होता है।
महोगनी हो गया, बाँस को भी देखेंगे आप कितना बड़ा होता है। और रोज़वुड ये भी सदाबहार वन में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे पतझड़ वन की। पतझड़ वन क्या है? पतझड़ वन वो होते हैं कि जो जो ग्रीष्म ऋतु आने से पहले वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। वे पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं। जैसे अब आम हो गया, आम का पेड़ हो गया, फल के जितने भी पेड़ होते हैं ये सब पतझड़ वन में ही आते हैं। शीशम हो गया और आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे पौधे जो होते हैं ये सब अपनी पत्तियों को शुष्क ग्रीष्म ऋतु में गिरा देते हैं। ये सब पतझड़ वन में आते हैं। तो मैंने अब आप लोगों को सदाबहार वन के बारे में बताया, जंगल के बारे में बताया, वन के बारे में बताया और उपभोक्ता के बारे में बताया। मैंने आप लोगों को ये सब बताया। तो अब अगर आप लोगों को मेरी बात मतलब मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी पहले। तो आप लोग ये बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुड, 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को उपभोक्ता के बारे में बताया। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कटीली झाड़ियों के बारे में बताइए। कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं? जिनमें कांटे होते हैं। ये कटीली झाड़ियाँ जो